Good morning, class 8th. Today we are going to start our chapter number 7 of history, civilizing the native, educating the nation. नेटिव कौन होते हैं? जो लोग किसी नेशन में रहते हैं, जो उसी देश के रहने वाले होते हैं, वो नेटिव्स होते हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेटिव्स को सिविलाइज करना और नेशन को एजुकेट करना. ये कौन सोच रहा था? ये ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि जो नेटिव्स हैं, जो हम लोग थे इंडियंस, उनको सिविलाइज किया जाए, उनको तौर तरीके सिखाए जाएं और एजुकेशन जो है वो नेशन ऑटोमेटिकली एजुकेटेड हो जाएगा. तो चलिए हम देखते हैं. इन द अर्लियर चैप्टर्स यू हैव सीन हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजाज एंड नवाब, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, कि कैसे जो राजा थे, नवाब थे, पीजेंट, ट्राइबल, सबको ब्रिटिशर्स ने कैसे अफेक्ट किया. इस चैप्टर में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर लाइव्स ऑफ स्टूडेंट, कि स्टूडेंट्स की लाइफ पे क्या असर आया इस चीज़ का. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे. For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के दिमाग में सिर्फ यही एक चीज़ नहीं थी कि उन्होंने टैक्स ही इकट्ठा करना है या उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ही कंट्रोल करना है, बल्कि उनके दिमाग में ये भी था कि यहाँ के लोगों को सिविलाइज करना है और साथ ही साथ इस नेशन के लोगों की जो वैल्यूज़ हैं, जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको बदलना है. व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड, कौन कौन से चेंजेस जो थे वो लाए जाने वाले थे. How were Indians to be educated, civilized and made into what the British believed were good subjects? कैसे ब्रिटिशर्स उनको बदलने वाले थे, उनको गुड सब्जेक्ट्स कैसे बनाने वाले थे. और जो ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर टू दीज क्वेश्चंस, उनके पास कोई सीधा आंसर नहीं था इस चीज़ का. दे कॉन्टिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डेकेड्स, बहुत सारे दशकों तक उन्होंने डिबेट किया. लिंग्विस्ट कौन होता है? समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस. आगे हम देखते हैं हाउ ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या थी. लेट अस लुक एट व्हाट ब्रिटिश थॉट एंड डिड, उन क्या सोचते थे हम देखते हैं. हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व्ड इन लास्ट 200 years. In the process of this inquiry we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. वो कहते हैं कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स नए रूल्स लाए और उसके बाद इंडियंस ने उसमें रिएक्ट कैसे किया. ये सब हम चीज़ें देखेंगे. द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म का जो ट्रेडिशन था देखिए क्या है. इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जॉन्स अराइव्ड इन कैलकाटा, कैलकाटा में वो आए, वो अपॉइंट हुए जूनियर जज एज सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेटअप, सुप्रीम कोर्ट के जज बने वो. और इन एडिशन वो एक एक्सपर्ट थे कानून में, लिंग्विस्ट भी थे. मीन्स बहुत कानून में एक्सपर्ट होने के साथ साथ वो एक लिंग्विस्ट भी थे. लिंग्विस्ट जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की नॉलेज रखता हो. ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड एंड हैड ऑल्सो लर्नड पर्शियन. ये सारी लैंग्वेजेस जो थी वो पढ़ चुके थे. एट कैलकाटा he began spending many hours a day with pandits who taught him subtleties of Sanskrit language, grammar and पोइट्री. मतलब किसी पंडित ने उन्हें ग्रामर, संस्कृत की ये पोइट्री भी पढ़ाई. सून ही वॉज स्टडिंग इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेज. इन सब चीज़ों पे भी अब वो पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे. Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at that time. जॉन्स ने ये डिस्कवर्ड किया कि उनका जो ये इंटरेस्ट है वो बहुत सारे ऑफिशियल्स ने कैलकाटा में उस टाइम पे शेयर किया. इंग्लिशमैन हेनरी थॉमस कूलबर्ग जो थे और जो नथेनियल हॉलहर्ड थे वो बिजी थे डिस्कवरिंग द एंशिएंट इंडियन हेरिटेज. जो इंडियन हेरिटेज थी उसको ढूंढने में बिजी थे और मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस को मास्टर करने में बिजी थे और साथ ही साथ वो संस्कृत, पर्शियन वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में बहुत बिजी थे. टुगेदर विद देम जॉन सेट अप एन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज. ये याद रखना, एशियाटिक रिसर्चेज जो थी वो बंगाल वो जॉन्स ने सेट की थी, जॉन्स ने लिखी थी. उसके बाद जॉन्स एंड कूलबर्ग केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया.
जेम्स और कोलबर्ग जो थे वो एक पर्टिकुलर एटीट्यूड प्रेजेंट करने वाले थे इंडिया के प्रति। उन्होंने डीप रिस्पेक्ट शो की एंशियंट कल्चर्स के लिए, बोथ ऑफ इंडिया एंड वेस्ट, मतलब दोनों का ही कल्चर कहते हैं बहुत अच्छा है। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेंड इट्स ग्लोरी इन एंशियंट पास्ट, कि जो ग्लोरी है इंडियन कि इसकी क्या बता रहा है वो, इंडियन सिविलाइजेशन की जो ग्लोरी है वो उन्होंने एंशियंट पास्ट में ही जो है वो अटेन की है, बट सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, लेकिन धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो गई। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन एंशियंट पीरियड, for only those texts could reveal the real ideas and laws of Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India। वो कहते हैं कि मतलब ये जो टेक्स्ट हैं इनको अच्छे से पढ़कर दोबारा से, और ये जो आइडियाज़ हैं हिंदूज मुस्लिम्स के, ये जो हैं ये फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इंडिया की यूज़ किए जा सकते हैं। सो जॉन्स एंड कोलबर्ग वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशियंट टेक्स्ट, वो टेक्स्ट डिस्कवर करने लगे, मीनिंग्स ढूंढने लगे, ट्रांसलेट करने लगे, और फाइंडिंग्स जो थी वो दूसरों को दिखाने लगे। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प ब्रिटिश लर्न इंडियन कल्चर, उनका ये मानना था कि सिर्फ हम इंडियन कल्चर सीखेंगे ही नहीं बल्कि इंडियंस को हेल्प करेंगे अपनी हेरिटेज को रीडिस्कवर करने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो ग्लोरीज हैं जो पास्ट में ख़त्म हो गई हैं, इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर, कि जो ग्लोरी ख़त्म हो गई है अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियन कल्चर के मास्टर भी बन जाएंगे और साथ ही साथ उसकी देखरेख करने वाले गार्जियन भी बन जाएंगे। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज मैनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रादर दैन वेस्टर्न लर्निंग। बहुत सारे ब्रिटिशर्स तो ये सोचने लगे कि इंडियन कल्चर को ही आगे बढ़ाओ वेस्टर्न लर्निंग के बजाय। दे फेल्ट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेटअप टू एनकरेज स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री। अब आप समझ रहे होंगे कि ओरिएंटलिज्म क्या था। ओरिएंटलिज्म यही था कि जो हमारा पुराना टेक्स्ट है, जो हमारा पुराना लिटरेचर है, उसको ही आगे बढ़ाया जाए रादर ना कि वेस्टर्न एजुकेशन को। ओनली देन दे बिलीव्ड कुड ब्रिटिश होप टू विन प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स, ओनली देन दे कुड एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स। वो कहते हैं तभी इंडिया के जो लोग हैं वो हमें रिस्पेक्ट करेंगे, हमारी मानेंगे अगर हम उनके ही कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू मदरसा वॉज सेटअप इन कैलकाटा इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक। मदरसा क्या होता है? एक अरेबिक वर्ड है जहाँ पर लर्निंग कराई जाए, एनी टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज। वो कहते हैं कि मदरसा जो होता है वहाँ मदरसे खोले गए ताकि लोगों को अरेबिक, पर्शियन, इस्लामिक ये सब चीज़ें पढ़ाई जाए। हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए, और ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये यूज़ किया जा सके। तो ये था, ये इमेज जो है ये आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया जा रहा है कि ओरिएंटलिस्ट जो थे वो थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं। Not all officials shared these views. Many were strong in the criticism of Orientalists. सभी जो थे वो ओरिएंटलिज्म के फेवर में नहीं थे। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। तो ओरिएंटलिस्ट्स का मीनिंग देख लो आप, दोज हु विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, जिनको लैंग्वेज और कल्चर की एशिया के बहुत अच्छी नॉलेज थी, वो ओरिएंटलिस्ट्स होते थे। बाकी का चैप्टर जो है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।